जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपके लिए एक बार फिर से लाया हूँ यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका जो यूथ कंपटीशन की हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसका ये 7वां मॉडल पेपर है। तो दोस्त, शानदार सेशन होने वाला है, एकदम से तैयार होके बैठिए और मेरे साथ साथ पूरा क्वेश्चन जो पेपर है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा ही मज़ा आने वाला है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे, तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और साथ ही जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई का सहयोग करें, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और देखते हैं क्या है आज के हमारे क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं हिंदी से। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है मेरे साथियों। पहला क्वेश्चन है कि मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। तो आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने संधि के बारे में बताया है पहले, और यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि मतैक्य जो है वो कह रहे कि किस संधि का उदाहरण है आपका। तो मतैक्य एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको कि जहाँ पर आपको दो मात्राएं दिख जाएं, ठीक है, बीच वाला जो वर्ड है जहाँ पर दो मात्राएं दिख जाएं, तो ऐसे में आप आंख बंद करके वृद्धि संधि मार सकते हैं। आपका 99% जो है आंसर सही रहेगा, ठीक है ना। दो मात्राएं जहाँ पर आपको दिख जाएं तो वहाँ आपकी जो है वृद्धि संधि होती है। करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी, ठीक। दूसरा देखते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र। तो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द बताना है हमें, क्या होगा। तो गोद लिया हुआ पुत्र आपने पढ़ा होगा, जब झांसी की रानी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो दत्तक पुत्र वाली बात आती है। तो गोद लिए हुए पुत्र को हम लोग दत्तक पुत्र कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेज़ों की जो नीति थी कौन सी नीति थी, स्लिप हो रही, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स करके थी शायद, उसमें इसी का पूरा वो है झमेला था, ठीक है, दत्तक पुत्र वाला। तो गोद लिए हुए पुत्र को हम लोग दत्तक पुत्र कहेंगे। और दत्त चित्त का अर्थ होता है कि जो है अपने कैसे किसी काम को हम लोग पूरा चित्त लगाकर करते हैं, यानी पूरा जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, तो उसको हम लोग दत्तचित्त कहेंगे। त्याज मतलब जो चीज़ त्यागने योग्य हो उसको त्याज कहते हैं। और दंपत्ति यानी पति पत्नी के जोड़े को हम लोग क्या कहेंगे, दंपत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, ठीक। तो सब जानते हैं हम लोग, मंदिर जो है वो देवालय को कहा जाता है और मंदिरा कहा जाता है, याद रखना मेरे साथियों, अश्वशाला को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट करते चलेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है ना। एक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और ऐसे लगता है कि हम लोग पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हैं। तो आपसे मेरी इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट रहती है, रिक्वेस्ट कह लीजिए आप, ठीक है, कि आप लोग जो है कमेंट ज़रूर कर चला करें, ठीक है ना। तो फिर भी आप लोग बात को नहीं सुन रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए, ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक यानी भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों के जोड़ों को हमें पहचानना है यहाँ पर। तो पहला देखते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा और उपेक्षा ही ये हमारा भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अपेक्षा मतलब किसी से हम कोई आशा रखते हैं तो उसको अपेक्षा कहते हैं। उपेक्षा किसी की अवहेलना की जाना, ठीक है, किसी की अवहेलना करना उसको उपेक्षा कहा जाता है। संसार जगत ये सेम चीज़ होगी, ठीक है। शाम और संध्या ये भी सेम हो गई। दिन और दिवस ये भी आपका कैसा हो गया, समानार्थी हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर ए। पांचवा देखेंगे, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा सब लोग जानते हैं हम कि वसुधा किसको कहा जाता है, धरती को कहा जाता है,
वसुधा किसको कहा जाता है? धरती को कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा? वसुधा कहते हैं हम लोग, भूमि कहते हैं, भू कहते हैं, अचला कहते हैं, साथ में पृथ्वी भी कहते हैं। ये सारे जो हैं वो किसके? ये धरती के ही पर्याय होते हैं। ठीक है, धरणी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची, ठीक है, तो उत्कंठित का पर्यायवाची जो है आपका इच्छुक होगा। इच्छुक यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी लालायत हुआ और आपका अभिलाषा और उत्सुक, ये सारे उत्कंठित के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सॉरी इच्छुक मतलब इच्छा, उत्कंठा हो गई, एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी साथियों, माफ़ी चाहेंगे, जल्दबाजी का काम है ये। ठीक है, उत्कंठित मतलब इच्छा होना आपकी, लालायत और उत्सुक। अभिलाषा नहीं होगा, ये अभिलाषा आपकी एक आशा से संबंधित है। ठीक है, तो ये उत्कंठा नहीं होगी, है ना। अभिलाषा अलग चीज़ हो गई है। तो राइट आंसर जो है कि डी हो जाएगा यहाँ पर। क्षमा चाहेंगे, आपको थोड़ा गलत बता रहे थे, पर आप लोग करेक्शन कर लें इसमें। ठीक है, चलिए सातवां, नीचे लिखे शब्द का सही विलोम चुनिए। सही विलोम चुनना है। चिरंतन का सही विलोम क्या होगा? चिरंतन का सही विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही विलोम होता है। आगे बढ़ते हैं। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक शब्द में प्रत्यय यानी जो शब्द पीछे जुड़ते हैं या शब्दों के अंश जो पीछे जुड़ते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो बैठक में प्रत्यय कौन सा होगा आपका? तो बैठ प्लस का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बैठ हमारा मूल शब्द हो गया और का इसमें प्रत्यय हो गया। ठीक है ना। चलिए नौवां देखेंगे, अमी का तत्सम रूप क्या होगा? अमी का तत्सम रूप बताना है। तो अमी का तत्सम रूप होता है आपका अमृत। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चारपाई शब्द है। चारपाई शब्द कैसा है शब्द? ठीक है, तो चारपाई शब्द जो है वो होगा आपका योग ऋण। पहले भी बताया आपको हमने, ये योग ऋण होगा। ठीक है, योग ऋण होते क्या हैं? तो योग ऋण वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ कैसा होता है? ऋण होता है, यानी एक विशेष अर्थ आता है उनका। ठीक है, ये जो शब्द हैं ये यौगिक होते हुए भी, ठीक है, कैसे? यौगिक होते हुए भी एक अलग से एक चीज़, अलग से एक इकाई बन जाते हैं। ठीक, जैसे योग और रूढ़ दो शब्द मिलकर चार और पाई, यानी दो शब्द मिलकर एक नया अर्थ दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नया अर्थ दे रहे हैं, मतलब चारपाई जो लेटने वाली होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा पीताम्बर। ठीक, तो दो शब्द मिलके पीताम्बर एक नया अर्थ दे देते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग योग ऋण कहते हैं। जैसे आपका हो गया पंकज या जलज, जल में जन्मा हुआ। ठीक, तो ये सब आपके कैसे हैं? योग ऋण शब्द होते हैं। 11वां देखते हैं। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है को, बहन को। ठीक है, तो को विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। कर्ता ने कर्म को, कारक हो जाएगा आपका कर्म कारक। सीधा सा सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर ए। 12वां, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। जानते हैं हम लोग, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? तो पौधा तो सदा एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है ना, बहुवचन हो जाता है इसका। पौधे, पुस्तकें भी होती हैं, लड़के भी हैं। सहायता जो है आपका सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसको हम लोग बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है। चलिए पढ़ते हैं। चील, तो चील तो आपका स्त्रीलिंग हो गया। कुर्सी भी स्त्रीलिंग हो गई, राशि भी हो गए। पक्षी जो है, पक्षी आसमान में उड़ रहा है, ये आपका पुल्लिंग हो गया। पक्षी आसमान में उड़ रहा है, पक्षी पेड़ पर बैठा है,
तो बाद में प्रयोग करेंगे तो सारा फंडा जो है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? माँ सुबह नाश्ता बनाती है, यानी सुबह इन्होंने बोल दिया तो एक टाइम का यहाँ पर आपको क्या हो गया, बोध हो गया, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16वां देखते हैं। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस या आलस का जो है विशेषण होता है आपका कैसा होगा? आलसी व्यक्ति, है ना, आलसी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आलसी। 17वां देखेंगे। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से कह रहे हैं कि कितने भेद होते हैं, इसका तो कमेंट कर ही दीजिए मेरे साथियों, कितने होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है यार, ये नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे बताइए जीवन में। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके कितने? 6 होते हैं। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए। निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द है, ये तो और इजी हो गया भाई, ये तो आपका कक्षा 2-3 के बच्चों का सवाल आ गया, तो ये तो आप लोग बता ही देंगे। ठीक है ना, कमेंट जरूर करें मेरे साथियों। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ठीक है, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19वां। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। चलिए पढ़ते हैं। उपर्युक्त तो ये सही लिखा है। व्यंग, व्यंग ऐसा नहीं लिखा जाता है, व्यंग ऐसा लिखा जाता है ना। करेक्ट जो होता है व्यंग ए होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी जो है आपका अशुद्ध है। पूजनीय सही है, महीना भी सही है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका राइट हो गया। चलिए, छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो छ ये हमारा संयुक्त वर्ण है, ये बनता है आपका का प्लस सा के योग से। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो मेरे साथियों लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करें, और साथ ही आपके जो भी भाई बंधु तैयारियां कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो उनको भी शेयर कर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर उक्त कवि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? गागर में सागर जो है उक्ति आपकी ये बिहारी जी के लिए फेमस है। ठीक है ना, बिहारी जी के लिए फेमस है, और ये जो है एक रीतिकाल के काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं, और इनकी जो एक रचना है, ठीक है, एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। कौन सी? बिहारी सतसई। ये रचना काफ़ी फेमस है। इसमें करीब 719 दोहे हैं। ठीक है, कितने हैं? 719 दोहा हैं। ठीक, तो इनको गागर में सागर उक्ति के कवि के रूप में जाना जाता है। चलिए 25वां। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? ठीक, तो खुशामद करना मतलब किसी के नखरे उठाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, पढ़ते हैं इसको। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत शोभाए। ठीक है, तो मतलब निंदक यानी जो आलोचक हैं आपके, आलोचकों को हमें अपने आसपास ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, और उनकी बातों पर गौर भी करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए, ये हमारे साथी हैं जो आपकी चरण वंदना करते हैं ना, दिन रात चापलूसी करते रहते हैं, वो केवल आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी कमी कभी नहीं बताएंगे मेरे दोस्त। तो जो भी आपके आलोचक हैं वो आपको निखारने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत छवाए, मतलब ये हमारे मन को क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर अलंकार बताना है। ठीक है, अलंकार इसमें होगा मेरे साथियों विभावना। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। इस चीज़ से आप लोग याद रख लेना, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण दोहा है, इसको आप चाहें तो याद रख लीजिए और कहीं पर चिपका भी सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कहीं कोई डिबेट वगैरह ऐसी कुछ चल रही होती है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें अपने पास होनी चाहिए। जहाँ ज्ञान की बातें चल रही हो तो वहाँ इसको आप आराम से चिपका सकते हैं किसी के बीच में। ठीक है, तो आपको याद भी बना रहेगा और
आपको ये तो पता चल ही गया कि इसमें कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। 27 में देखते हैं, दी गई पंक्तियों में रस बताइए। चलिए पढ़ते हैं। हिमाद्री तुंग सरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पढ़ने से क्या आ रहा आपको, जोश आ रहा ना, लाइनों को पढ़ के ही जोश आ गया। हिमाद्री तुंग सरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ठीक है ना, ये जो लाइनें हैं भाई, इन्होंने स्कूल की याद दिला दी। जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तब इन लाइनों का आपका जो है मार्च पास्ट के समय इनको बजाया जाता था और बड़ा मज़ा आता था भाई मान। जैसे ही प्रेयर होती थी ना, उसके बाद तो इनको पढ़कर वो वाली याद आ गई, पुरानी वाली। तो ये जो लाइनें हैं ये आपकी वीर रस की लाइनें हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है। यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है, तो यह जो है आपका कैसा होगा, ये आपका एक वचन है, लेकिन यह जूते अच्छे हैं, जूते यहाँ पर आपका अच्छे हैं, ये बहुवचन में प्रयुक्त हुआ, तो यहाँ यह ना होके ए होना चाहिए था, ये जूते अच्छे हैं। ठीक है, तो यह जो है वो आपका अशुद्ध हो गया यहाँ पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 देखेंगे, सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में हमें समास बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सुपुरुष मतलब सु यानी सुंदर है जो पुरुष, यही होगा ना, सुपुरुष सुंदर है जो पुरुष। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। राइट आंसर होगा मेरे साथी ऑप्शन सी। चलिए 30वां क्वेश्चन, जो कि हिंदी का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। साथ में चेक करिए आप लोग कि आपका कितना बन रहा है स्कोर। ठीक है ना, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, तो जो कानून के विरुद्ध होता है वो उसको अवैध कहा जाता है। ठीक है ना, जो कानून के विरुद्ध हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवैध कहते हैं। वैधानिक होता है आपका जो विधि के अनुसार हो। ठीक है ना, वैधानिक क्या होगा, विधि के अनुसार, और संवैधानिक जो होगा वो संविधान के अनुसार। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है, वो होगा डी। ठीक, निरुद्ध मतलब किसी चीज़ के लिए आपको निषेध किया गया हो। चलिए, तो हिंदी यहाँ पर समाप्त होती है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामान्य जानकारी। ठीक है ना, ये भाई यहाँ थोड़ा मामला ख़राब रहता है, हिंदी में ठीक ठाक स्कोर हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपका जो जीएस का पोर्शन है आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्त, तो इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें हमें कड़ी जो है मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे यहाँ पर हमें नंबर लाने हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। ठीक है, चलिए 47 देखेंगे। थोड़ा स्पीड से इसलिए चलते हैं कि ताकि लगभग हमें 80 प्लस क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और मेरी जो सोच रहती है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है ना, वीडियो लंबा होता है तो फिर जो है देखने में थोड़ा आलस सा आता है, तो इसीलिए थोड़ा स्पीड को मैं बढ़ा के चलता हूँ, और जो फैक्ट ज़रूरी होते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। सभी क्वेश्चंस में फैक्ट बताना ज़रूरी नहीं मुझे लगता है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ। चलिए पढ़ता हूँ। 47वां क्वेश्चन है कि घटोत्कच जिसने 280 से 320 ईस्वी में राज किया था, किस साम्राज्य का राजा था। घटोत्कच कह रहे कि किस साम्राज्य का राजा है, तो घटोत्कच जो था वो था आपका गुप्त साम्राज्य का राजा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 48 देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ठीक है ना, ये जो वर्ड है आपको पढ़ा हुआ सा लग रहा होगा, ये आपने 100% कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। ठीक, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे आपके वो कौन थे। राइट आंसर होगा आपका मैडम ब्लावात्स्की। मैडम ब्लावात्स्की। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वायसराय ... के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, 1878 में जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था
कह रहे हैं कि उसको किसके कार्यकाल के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, तो इसको निरस्त किया गया था आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएं आप लोग, साथ साथ जरूर बताते चलें, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है। 51 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान त्रुटनी से होकर बहती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान त्रुटनी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? राइट आंसर होगा, ये शायद क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है, तो मैं आपकी यहाँ पर हेल्प कर देता हूँ। वो है आपकी नंदी। ठीक है, नंदी नदी जो है यहाँ से होकर बहती है। 52 निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ठीक है, तो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से जो निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के अध्यक्ष, वो थे आपके कौन? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। सी जो है मेरे साथियों वो यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए 53 देखेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित कह रहे कि कौन सा भाग है? तो नागरिकता से संबंधित आपने जो है संविधान को हम लोग बहुत ही जल्द यानी स्टार्टिंग में ही देखते हैं। तो नागरिकता से संबंधित है हमारा भाग 2। कौन सा है? भाग 2 जो है वो हमारा नागरिकता से संबंधित है और आर्टिकल है इसका 5 से लेकर 11 तक। ठीक है ना, 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल में नागरिकता संबंधी जो है आपको उल्लेख मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? ठीक है ना, संसद में आपका एक शून्यकाल होता है। कह रहे हैं कि शून्यकाल किसे कहा जाता है? ठीक, तो शून्यकाल कहा जाता है आपका प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो है वो शून्यकाल कहलाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे। 55वां भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो आजीविका के पर्याप्त साधन की जो है वो सुरक्षा देने की आशा करता है। धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के, ये आपका हो गया राइट टू एजुकेशन में आ गया। ठीक है ना, किस में आ गया है? ये चीज़ जो हो गई आपकी किसके अंतर्गत आ गई? ये हो जाएगी आपकी मौलिक कर नहीं, राइट टू एजुकेशन में नहीं होगा। ये होगा आपका जो है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये आपका माता पिता का कर्तव्य होता है ना, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य है। अतः जो राज्य है वो इसके प्रति सुरक्षा देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आपकी जो शिक्षा नीति है इसमें इसको रखा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा इसमें दी जाती है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा कि इसमें राज्यों को इसकी कोई बाध्यता नहीं है ना, मतलब ये इसके प्रति सुरक्षा नहीं देते हैं। चलिए चौथे भाग में क्या है कि हमारा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं है ना वो आते हैं। चलिए 56वां इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? तो भारतीय भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? सिंधी जो है, कन्नड़ भी है, कोंकणी भी है, सिख नहीं है। ठीक है, सिख जो है वो भारतीय भाषा नहीं है, यानी राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, सिख जो है वो कोई भाषा थोड़ी ना है, ये भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए 57 निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए
किसका अधिकतम योगदान है? राष्ट्रीय आय में जो है कह रहे हैं कि किसका अधिकतम योगदान है, तो वो है आपका सेवा क्षेत्र का। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अट्ठावनवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? कौन सी गतिविधि अधिकतम लोगों को जो है रोजगार देती है? तो भारत में जो अधिकतम रोजगार है वो कृषि क्षेत्र से मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए 59, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? कौन सी कर प्रणाली है जो वो है आर्थिक विषमता है हमारे देश में, तो उसको कम करने में सहायक सिद्ध होगी? राइट आंसर होगा इसका आपका बी, प्रगामी कर प्रणाली। ठीक है, कौन सी? प्रगामी कर प्रणाली जो है वो इसमें आपकी जो आर्थिक विषमता है उसको कम करने में सिद्ध होगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 60वां, द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो ये हमारे काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी रहे हैं। ठीक है, जिनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। ये इनकी क्या है? आत्मकथा है, द विंग्स ऑफ फायर। ठीक है ना। तो ये कलाम साहब की आत्मकथा है। राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। 61, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया था। कि इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है जादुई पिटारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जादुई पिटारा। चलिए 62 देखेंगे। फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मिष्टी योजना जो है कह रहा है कि किससे संबंधित है? ये योजना जो है वो फरवरी 2023 में घोषित की गई थी। तो मिष्टी योजना है आपकी, ये संबंधित किससे? मैंग्रोव से संबंधित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किससे संबंधित है? मैंग्रोव से। मिष्टी मतलब मिष्टी में जो एम है उसका अर्थ मैंग्रोव ही होता है। ठीक है ना। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए क्वेश्चन है कि PM प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? PM प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई। इसका उद्देश्य बताना है साथियों। तो उद्देश्य है इसका जो वो है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। ठीक है, रासायनिक की जगह हम लोग कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें? जैविक उर्वरकों का। ठीक है, क्योंकि ये जो रासायनिक उर्वरक हैं ये काफ़ी हार्मफुल हैं। जो हमारी खेती वाली भूमि है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल हैं। ये उसको ऊसर बनाते जा रहे हैं, बंजर बनाते जा रहे हैं। तो हमारा जो है ये प्रयास रहना चाहिए कि हम लोग इसका जो रासायनिक खाद है उसका कम से कम प्रयोग करें। ठीक है ना। चलिए 64, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका हमारा डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ठीक है ना। सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 65वां, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित, ठीक है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार ये जो प्रदान किया गया है वो है आपके ABK प्रसाद। ठीक है ना, ABK प्रसाद करेक्ट आंसर है यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी। 66 देखते हैं। ये यहाँ पर आपके यहाँ से 15 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर के होते हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है ना, पूरा ज़रूर देखना है। चलिए पढ़ते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन। फॉर कंप्यूटर
वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस ओनली, टू स्टोर द ज़ीरोज़ एंड वंस डॉट 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 इज प्लेस्ड इनसाइड द प्रोसेसर। हिंदी में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है, ठीक है। हम इसको बाइनरी कहते हैं ना, बाइनरी अंक 0 1। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है इनको शून्य को भंडारित करने के लिए? तो इसके अंदर हम जो है वो लगाते हैं ट्रांजिस्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर। चलिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सारी गणनाएं आपकी 0 1 से ही करता है। फिर पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। CPU तो है, रैम भी है, रोम भी है, USB है, आपका एक एक्सटर्नल आपकी स्टोरेज डिवाइस है। अलग से हम लोग स्टोरेज के लिए जो डिवाइस प्रयोग करते हैं वो हमारी USB यहाँ पर है। तो राइट आंसर हो गया बी हो गया, ठीक है। बी जो है वो आपके PC का भाग नहीं है। फिर है कि कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? आधारित लर्निंग, बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो बेस्ड लर्निंग का है आपका के नियरेस्ट नेबर, यानी के निकटतम पड़ोसी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, अनदर नेम फॉर द लेजी लर्निंग एल्गोरिथम, यानी लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या होगा? तो इसका भी वही नाम होता है जो पिछले वाले में हुआ, के नियरेस्ट नाइबर, ठीक है, के नियरेस्ट नाइबर। राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 69 का ए हो गया, ठीक। चलिए, 70वां क्वेश्चन, एक समर्पित कंप्यूटर, ठीक है, ए डेडिकेटेड कंप्यूटर कैसा होगा, क्या होगा डैडी, ठीक है। तो एक समर्पित कंप्यूटर होगा, एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य करे। मतलब जैसे आप लोग ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक कंप्यूटर आपको दिया जाता है, ठीक है, वो डेडिकेटेड रहता है, समर्पित रहता है केवल आपके एग्ज़ाम के लिए। आप उसमें केवल एग्ज़ाम ही कर पाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये आपका डेडिकेटेड कंप्यूटर हो गया। 71 देखेंगे, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर कह रहे हैं कि क्या होता है कंप्यूटर के संदर्भ में। तो वेटवेयर होता है आपका मानव मस्तिष्क, ठीक है ना, ह्यूमन जो ब्रेन है वो इसमें वेटवेयर होगा, ठीक। चलिए, 72 VRML फाइलों का एक्सटेंशन है। VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या होगा? तो इनका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .WRL। राइट आंसर हो गया। 73 इन EMB चिप कार्ड व्हाट डज E स्टैंड फॉर? मतलब EMB जो चिप कार्ड है उसमें E का अर्थ क्या होता है? तो E का अर्थ क्या होगा? तो E का अर्थ होता है यूरोपे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। EM चिप, यूरोपे, M से होता है मास्टर कार्ड और V से होगा वीज़ा। यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा करके इसका फुल फॉर्म होता है, तो कभी पूछा जाए तो याद रख सकते हैं। चलिए, 74 MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज है। फुटनोट इंसर्ट करना है MS वर्ड 2019 में, तो कौन सा शॉर्टकट प्रयोग करेंगे हम लोग? तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो Ctrl+Alt+F, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फुटनोट के लिए Ctrl+Alt+F का प्रयोग करेंगे। ओहो, चलिए, 75 शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाएगा? Ctrl+X का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, तो X का प्रयोग करते हैं सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। 76 देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गटर, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द जो है वो कह रहा है कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो गटर शब्द जो है वो किया जाता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस सिलाई और वाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान, ठीक है। सिलाई और वाइंडिंग के लिए जो एक तरफ बचा हुआ स्थान होता है, ठीक है ना, आपका ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मान लीजिए ये पेज हो गया और ये जो स्थान है एक तरफ बचा हुआ सिलाई करने के लिए या बाइंडिंग करने के लिए, तो इसको कहा जाएगा आपका गटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो डॉट डॉट एक्सेल शीट वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। किसका नाम प्रदर्शित करेगा? जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो डॉट डॉट एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। When you open a spreadsheet in MS Excel, display the name of the Excel worksheet। टाइटल बार का करेगा, फॉर्मूला बार का करेगा, सेल का करेगा या मेन्यू बार का करेगा? तो ये जो है नाम प्रदर्शित करेगा आपका टाइटल बार का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 78वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? क्या नहीं है इंटरनेट बैंकिंग का लाभ? तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इंटरनेट बैंकिंग कह रहे गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब? इससे कोई लेना देना नहीं, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हायर रेट थोड़ी ना मिलता है इंटरनेट बैंकिंग से। बिलों का ऑनलाइन भुगतान आप कर सकते हैं, ये सही है। और धन का सक्रिय हस्तांतरण, ठीक है, ट्रांसफ़र फंड ऑन द गो, ये भी कर सकते हैं। व्यू अकाउंट स्टेटमेंट एनी टाइम, अकाउंट स्टेटमेंट भी देख सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो ये जो है मेरे साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये इसका लाभ नहीं है। चलिए 79, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? यूनिक्स को। तो 1970 के दशक में यूनिक्स को विकसित किया गया था आपका वेल लैब्स के द्वारा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अंतिम क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर का, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है आपका? एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर कंट्रोल यूनिट का है, इनपुट यूनिट का है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का और आउटपुट। तो रीडर हो गया ना, तो ऑब्वियसली इनपुट हो जाएगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये एक इनपुट डिवाइस है आपकी, ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर हो गया। अब आ रहा आप सबसे महत्वपूर्ण सेशन और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है आपका यूपीजी के। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी बीच में अपन ने ज़्यादा बातचीत कर ली है, फिर भी टाइम पे निपटाने की कोशिश करते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका यूपी में कह रहे हैं, इनमें से किस शहर में स्थित है? तो आईआईटी की बात हो रही है ना, ये कानपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आईआईटी कानपुर। इसके अलावा हाँ ठीक है, और एक जो BHU है उसको भी दिया गया है, लेकिन वो आपका यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो डी करेक्ट हो गया। 82, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, साक्षरता दर वाले, मतलब साक्षरता के हिसाब से अवरोही क्रम बताना है, ठीक है ना। तो घटते हुए यानी सबसे ज़्यादा हो गया गौतम बुद्ध नगर, उससे कम कानपुर नगर, औरैया और इटावा। बी वाला जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। चलिए 83वां, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में
डॉट डॉट को प्रोत्साहित करना है। किसे प्रोत्साहित करना है? तो एक ज़िला एक उत्पाद जो योजना लाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका स्वदेशी और ठीक है विशेष उत्पाद तैयार करना, कि मतलब जहाँ का जो उत्पाद है फेमस है उसको एक बड़े मंच पर जगह देना, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। 84 उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। ये क्वेश्चन किसान मित्र वाला तो भाई आपको रट लीजिए, क्योंकि अधिकतर जगह पर देखने को मिल जाता है। तो किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 85 उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थी आपकी सरोजनी नायडू, ठीक है ना। कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम राज्यपाल ऑफ यानी चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय ये आपका है चित्रकूट में, है ना। ये पहले बताया है हमने, ये जगत गुरु जो रामभद्राचार्य जी हैं उनके द्वारा ये जो है विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। और इसकी जो स्थापना थी वो 2001 में हुई थी, ठीक है ना, 27 सितंबर 2001 में। और इसके जो चांसलर होते हैं, चांसलर वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जीवन पर्यंत रहेंगे, ठीक है ना। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 87 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित बताना है कौन सा है। भोटिया बाराबंकी नहीं है भाई। भुक्सा जो है, भुक्सा वो बिजनौर, बी जो है हमारा सही सुमेलित है। भुक्सा जो जनजाति है वो बिजनौर में पाई जाती है, ठीक। चलिए 88 गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? हलवा क्वेश्चन हो गया ये तो, मार दो मेरे भाई लोग, कौन सा होगा फटाफट, तुरंत कमेंट वाइज भी कर दिया करें ऐसे क्वेश्चंस पे, अपने आप को रोकना नहीं है, कतई नहीं रोकना है भाई। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? लखनऊ की सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान किसके द्वारा नहीं दिया गया? तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, मेहंदी के द्वारा, ठीक है। चलिए 90वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी जो हैं वो सबसे कम हैं? यूपी में सबसे अधिक तो हो गए आपके हिंदू धर्म, दूसरे नंबर पे आपके हो गए इस्लाम धर्म को मानने वाले, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो सबसे कम की जा रही है। तो पारसी जो धर्म है इसको मानने वाले सबसे कम हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। पारसी जो है वो सबसे कम है। सबसे अधिक हिंदू, सिख, मुस्लिम, फिर सिख आते हैं आपके, ठीक। 91 शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये था इसका अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ये कुछ हवाई अड्डे दिए गए और उनको नगर दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है। तो बमरौली का जो हवाई अड्डा स्थित है वो आपका इलाहाबाद हो गया, ठीक है ना, बमरौली प्रयागराज। चकेरी जो है वो चकेरी है आपका कानपुर में, और हिंडन होता है गाजियाबाद। फुर्सतगंज रायबरेली के लिए कहा है। तो 1-4 कहाँ मिलेगा आपको? 1-4 जो है 1-4 B3 और C1 D2, डी वाला ऑप्शन। चलिए 93 फिर मैच कराते हैं इसको।
नाभिकीय शक्ति केंद्र दिए गए आपके, इनको मैच कराना है कौन कहाँ है। तो कोटा कहाँ है भाई, कोचिंग का हब जानते ही सब लोग, राजस्थान में है। कोटा जो है राजस्थान हो गया। तारापुर आपका कहाँ होगा, तो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश का है, जानते हैं। काकरापारा जो है गुजरात का हो गया, ठीक है ना। नरौरा यूपी और काकरापारा जो है गुजरात हो गया। तो करेक्ट इसका निकल के आ रहा अपना बी वाला निकल के आ रहा। चलिए 94 देखेंगे। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है। सॉफ्टवेयर वाली बात हो रही है, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर वाला जो नगर है आपका, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा है वो नोएडा है, ठीक है ना। आईटी सेक्टर का है जो यहाँ पर काफ़ी बोलबाला है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जो स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में वो हुई थी 1960 में। बी जो है मेरे साथी वो करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग CAD, पहले पढ़ा है भाई, इसको पढ़ा सा लग रहा है ये तो, है ना। तो ये आपका है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी CAD, लखनऊ में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए, और ये आपको बिजनौर जिले में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यूपी की जो पेयजल परियोजना है इसमें से होगी आपकी कौन सी, हाँ पढ़ी है ये, गोकुल बैराज परियोजना। याद आ रहा होगा ना आप लोगों को, बताई तो थी आपको, गोकुल बैराज परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्या होगा, सी जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए 99, उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। ओए होए होए होए, क्या क्वेश्चन है। काला नमक जो है ये पहले काफ़ी किया है यार अपन ने, तो इसको तो मार ही दो यार। किसकी है ये काला नमक जो प्रजाति है, ये चावल या धान की कह सकते हैं आपको। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहीं कहीं आपको चावल भी देखने को मिल जाता है, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चावल जो है वो धान से ही तो बनता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की जो फसल है, कह रहे इसकी बुआई होती है। खरीफ की फसल मतलब खरीफ की फसल जो है वो आपकी आएगी कब, जो है गेहूं वगैरह जो बोए जाते हैं ना, वही तो है आपकी खरीफ की फसल की। नहीं नहीं नहीं, खरीफ की फसल जो है वो रबी की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल अभी आपकी बोई जानी है, शुरुआत होनी है जून से जुलाई के दौरान। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है वो रबी वाली, रबी की फसल कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा जो है सेशन ख़त्म होता है। आई होप कि आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, और कल फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखें, और साथ ही वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।